Hello dear students and welcome to this session of ICT वर्चुअल क्लासरूम। ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 भौतिकी के विषय को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर अप करते आए हैं, होप करता हूँ कि आपको वो सभी याद होंगे, आपने रिवाइज किए होंगे। और आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और हाँ, अपना ध्यान अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास की जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की क्लास का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा कुछ इस प्रकार से। आप लोग पुटअप कर सकते हैं मेरे साथ, लिखिए सभी। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करने पर हम लोग को याद आता है ऐसा ही कुछ एक टॉपिक हमने जब पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मतलब हुआ प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन है ना। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। आपने 10th क्लास में पढ़ा था 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। तो ये समांतर क्रम संयोजन था, नीचे वाला समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये वाला था श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। चलिए, तो हम लोग इसी प्रकार की कुछ बातें करने वाले हैं। अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो वो यहाँ पर आपको रिलेट करेंगी। देखो, रिलेट करेंगी, बस इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली काम करेंगी ये नहीं बोल रहा हूँ, रिलेट करेंगे, आपको समझने में थोड़ा मदद करेंगी, जरूर करेंगी, ठीक है ना। चलिए, तो संधारित्रों का संयोजन भी कुछ इसी दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इनका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो हम लोग फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखने वाले हैं। फॉर्मूलाज को डेरिवेशन हम अभी नहीं करेंगे, डेरिवेशन हम किसी और समय करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूलाज लिखेंगे और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं हम लोग कि जो संधारित्रों का तुल्य तुल्य धारिता होती है, संधारित्रों की तुल्य धारिता। पहले तो देखते हैं श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित होते हैं संधारित्र। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये एक संधारित्र है। संधारित्र में क्या होती है, दो विपरीत आवेशित प्लेटें जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहती है ना, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहती है। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और संधारित्र ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक और संधारित्र ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखो, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही होंगी बट आपको सीधी बनानी है, सीधी समझनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है हम इनको क्या कर देते हैं, इनको कर देते हैं हम कनेक्ट। और यहां से कर दिया जाता है इनको ग्राउंड, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का जो है संयोजन होता है। हर एक संधारित्र के जो सिरों के बीच विभवांतर है उसको मैं V1, V2 और V3 बोल देता हूं रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक है। इस प्लेट पर, इधर की प्लेट पर जो आवेश है वो प्लस है। मैंने बोला ना विपरीत आवेश होता है, तो एक प्लेट पर प्लस और एक प्लेट पर माइनस। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर यहां भी होगा। ठीक हो गया। एक प्लेट पर प्लस, एक प्लेट पर माइनस आवेश, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, तो जो तुल्य संधारित्र हमारा बनेगा, तुल्य संधारित्र यानी कि रिजल्टेंट जो हमारा कैपेसिटर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देगा। ई मतलब अर्थिंग,
डी माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर की तरफ प्लस आवेश होगा, धनावेश, दोनों प्लेट पर जो है अलग अलग आवेश, परस्पर विपरीत आवेश होता है। ठीक हो गया। तो यहां पर इनका जो टोटल है, मैं अब फॉर्मूला लिख रहा हूं टोटल तुल्य धारिता के लिए, तुल्य धारिता। तो संयोजन कुछ इस प्रकार से होगा, कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा। जो तुल्य धारिता आएगी, संधारित्रों की तुल्य धारिता, यानी कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, संधारित्रों की तुल्य धारिता बराबर, हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं संधारित्रों की तुल्य धारिता को? संधारित्रों की तुल्य धारिता को डिनोट किया जाता है सी से। तो यहां पर याद रखना है आपको 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 था। ये आपको किसके जैसे दिख रहा है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर जो ये संयोजन होता था प्रतिरोधों में, वो क्या होता था? समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, है ना। और यहाँ पर क्या है? ये उल्टा है, श्रेणी क्रम में होगा ऐसा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में होगा ऐसा। ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, उल्टा याद रखेंगे। मतलब जो वहां समांतर क्रम में होता था वो यहाँ श्रेणी क्रम में होगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम लोग कह सकते हैं यहां पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, मतलब व्युत्क्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। जब एक के अपॉन में, 1 के अपॉन में कोई चीज लिखी जाती है तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक हो गया। तो व्युत्क्रम के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। नोट डाउन कर लिया होगा इसे। ठीक है, सेकंड हम लोग लिखते हैं, सेकंड हम लोग लिखेंगे पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम संयोजन। सेकंड हेडिंग डालिए समांतर क्रम संयोजन यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? फिगर से देखते हैं, फिगर से समझते हैं चीजों को। एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, दूसरा उसके नीचे, तीसरा इसके नीचे। ठीक है, तीनों संधारित्र हमने एक दूसरे के नीचे रखे हैं। याद आ रहा होगा आपको, अगर आपने वहां पर अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो जो प्रतिरोधों का संयोजन था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो याद दिलाया था। ठीक है, ये दोनों डंडियां जो है बराबर बननी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई छोटी बड़ी दिख रही है तो आप उसको बराबर बनाएं, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश। अलग अलग प्लेटें होती हैं, अलग अलग प्लेटों पर अलग अलग आवेश होता है। ठीक है, बराबर मात्रा में आवेश बनाएं। ठीक है, तो किस प्रकार से जुड़े होंगे ये? किस प्रकार से जुड़े होंगे जरा बताइए। ये जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड देन ऐसे। ठीक है ना, यहां से आवेश Q आवेश Q1 Q2 Q3 में टूट जाएगा। ठीक है, 3 रास्ते हो गए। ठीक है, और ये जो इसके सिरों के बीच जो विभव है वो रहेगा कैपिटल V, यहां से लेकर यहां तक। ठीक हो गया, एंड ये दो बिंदुओं का नाम मैं A और B दे देता हूं। यहां से मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं।
ठीक हो गया, इतनी सारी बातें हैं, प्लस क्यू एंड माइनस Q1। ठीक हो गया, यहां पर Q2 हो जाएगा, यहां पर Q3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे इस बात को? ठीक है, तो अब यहां पर जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता के लिए जो फॉर्मूला है, तुल्य धारिता के लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो होगा C इज इक्वल टू, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जहां C1 C2 C3 क्या है? तीनों जो संधारित्र हैं क्रमशः उनकी धारिता है, तीनों संधारित्रों की धारिता है। ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, यानी कि रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है, वो तुल्य धारिता उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। सिंपल सी बात है, हमको जो ऊपर दिख रहा है उसको हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। देखिए, 10th और 12th क्लास के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बात मैं बोलता हूँ हमेशा, और वो थ्रू आउट द ईयर बोलता हूँ, क्योंकि साल के अंत में जब हमारा एग्जाम टाइम होता है, जब हम लोग एग्जाम को फेस कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। हम लोग को लगता है अभी 1 साल है, इतने 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 3 महीने हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाता है हमारा टाइम जो है और कम पड़ता जाता है। तो आपको अभी क्या करना है, नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी आपको नोट्स अपने अच्छे से प्रॉपर करने हैं, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? और लिमिटेड जो आपका सिलेबस है उतने नोट्स अभी बनाइए, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है ये बात तो मुझे पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है इसमें नया क्या है, कोई बात नहीं, अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी आपके लिए भले ही आसान है, लेकिन ये बात जो है एक्सप्लेन कर पा रही है ढंग से ऊपर वाले पार्ट को। तो होगा क्या, जब आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 3 4 5 6 7 8, जब आप 10 12 चैप्टर पढ़ के वापस इस चैप्टर पे आएंगे ना, तो आपको ये सोचने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि ये क्या है मतलब। तो जब आप इसके नीचे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, आपको फिर ज्यादा क्लियर हो। समझ रहे हो बात को? तो लॉन्ग टर्म में आप जो है, आप अपनी जो तैयारी है ना डियर बच्चों, काफी सारे बच्चे जो हैं उनके जो मार्क्स कम है, आने का मार्क्स कम से मतलब क्या है कि जितने वो ला सकते थे, जितना उनका लेवल हो सकता था, वो उसके थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। उसके पीछे यही कुछ कारण है कि जो तैयारी है, जो डायरेक्शन का जो प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है, वो कभी कभार जो है हमारी गलत हो जाती है। हम लोग थोड़ा डायरेक्शन से दूसरी तरफ चल जाते हैं, ठीक है? डायरेक्शन जो है हमारी मेन टारगेट, आप सोच के चलिए कि बोर्ड एग्जाम है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बस आपको वही समझ के लिखना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं समझना आप रफ में नोट्स बना रहे हो, फेयर में नोट्स बना रहे हो, बोर्ड में जब लिखोगे तब आप इसको अच्छे से लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। जब आप बोर्ड में लिखते हो तब आपके पास इतना समय नहीं होता सोचने का कि क्या लिखना है, जो आपकी आदत बन चुकी होती है आप वही लिखते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर आप अपनी आदत बनाने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको ऐसा समझ के लिखिए कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये चीज डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम की नोटबुक में इंपैक्ट डालेगी, ठीक है? शॉर्ट टर्म तैयारी नहीं है, लॉन्ग टर्म तैयारी होती है बोर्ड एग्जाम। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि लास्ट के 5 दिन में 1 महीने में तैयारी करूंगा, तो वो थोड़ा सा सही बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक हो गया? चलिए, दोनों फॉर्मुलेज हमने पढ़े, दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अब। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ उसी प्रकार से हैं जैसे कि हम लोग सॉरी, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में अपना देखते थे, है ना? प्रीवियस क्लास में अपना देखते थे, तो जो रजिस्टर का था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं एक बार, ठीक है ना? क्वेश्चन ड्रॉ कर ले रहा हूं यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से,
देखो क्वेश्चन कभी भी आपको ना सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको हमेशा घुमा फिरा के ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ दिए गए हैं इन सिरों को, ये 3 मैंने जो बनाए हैं ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, और चीजें इसमें अगर बताऊं आपको तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची हुई है, यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची हुई है। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको समझेंगे अगर ढंग से तो आगे के क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से समझ पे आ पाएंगे। हमें C1, C2 एंड C3 तीन संधारित्र दिए हुए हैं। C1, C2 और C3 तीन संधारित्र दिए हुए हैं। C1 की जो धारिता है दैट इज 2 माइक्रोफेरेड एंड C2 की जो धारिता है दैट इज 6 माइक्रोफेरेड एंड C3 की जो धारिता है दैट इज 6 माइक्रोफेरेड। लिख लेता हूं साइड में, C1, C2 एंड C3। C1 is 2 माइक्रोफेरेड, C2 is 6 माइक्रोफेरेड एंड C3 is 6 माइक्रोफेरेड। C2 और C3 दोनों क्या है, दोनों 6 माइक्रोफेरेड। हमसे बोला जा रहा है A व B के बीच तुल्य धारिता का मान कीजिए। A व B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाना अप्लाई नहीं करेंगे। काफी बच्चे अब तक फॉर्मूला लगा चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है, बट वेट, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो मैंने आपको फिगर बताया था पीछे, वो कुछ इस प्रकार से था, वो कुछ इस प्रकार से था। इसके बीच में अगर श्रेणी क्रम संयोजन था तो वो ऐसे था, अगर वो समांतर क्रम संयोजन था तो वो ऐसे था। समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा लॉजिक समझो। ए पॉइंट एक तरफ था, बी पॉइंट एक तरफ था, उसके बीच में सारे संधारित्र थे। तो हमको क्या करना है, पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक तरफ करना है, उसके बीच में सारे संधारित्र रखने हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये फिगर जो है करेक्ट नहीं है, इस फिगर से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, पहली बात ये है। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट ऐसे दिख रहा है मुझे, ए पॉइंट इस तरफ और बी पॉइंट को इस तरफ कर दो। ठीक है, ए पॉइंट को एक तरफ कर दीजिए और बी पॉइंट को एक तरफ कर दीजिए। ए के एक तरफ जो है आप देखेंगे इस रास्ते में, ए के बी में एक C1 है और इस रास्ते में C3 और C2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डायग्राम को बनाएंगे। ए से बी के बीच के एक रास्ते में हमको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमको सिर्फ C1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरे रास्ते में हमको दिखाई दे रहा है, पहले क्या दिखाई दे रहा है, ए से बी जाते हुए पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले C2 दिखाई दे रहा है और फिर C3 दिखाई दे रहा है। अब हम जो है तुल्य धारिता निकालने का काम करेंगे। समझ में आया बात? अब हम जो है तुल्य धारिता निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, इनका निकालिए। श्रेणी क्रम में जो C2 और C3 है, C2 व C3 श्रेणी क्रम में, तो अब काम आसान हो गया। अब आप लोग जो है कर सकते हैं इसको। श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो संधारित्रों का संयोजन 1/C इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन हमारा आंसर नहीं आएगा ये, इसको C डैश बोल दीजिए। ठीक है, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C2। C2 कितना है भाई, C2 हमारा 6 माइक्रोफेरेड एंड C3 कितने, 6 माइक्रोफेरेड। तो 1/C डैश विल बी इक्वल टू 2/6, दैट मींस 1/3 एंड C डैश विल बी इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। सही है, तो मतलब ये वाला पूरा, इस वाले पूरे पोर्शन को हटा करके मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं C डैश और C डैश, इन दोनों को मिला करके क्या बना, C डैश बना, जो कि 3 माइक्रोफेरेड का था। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये C1 और C डैश कैसे हैं, ये C1 और C डैश कैसे हैं, ये हैं समांतर क्रम में। ये मुझे कैसे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इनकी धारिता क्या होगी भाई, समांतर क्रम में इनकी धारिता अगर निकालना चाहूं मैं तो ये होगा 1/C। अब हमारा जो तुल्य धारिता हुआ आएगा, तुल्य धारिता यानी कि जो हमारा आंसर है वो आएगा तुल्य धारिता बराबर 1/C डैश प्लस 1/C1, 1/C डैश प्लस 1/C1। तो 1/C डैश प्लस 1/C1 मतलब कि 1/C डैश मतलब 1/3, 1/C1 मतलब 1/2, 3 2 जा 6, 2 plus 3 that is 5/6, that means 1/C is equal to 5/6, तो C is equal to 6/5, C is equal to 6/5 है ना। नेक्स्ट
ओके, सॉरी, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला गलत अप्लाई कर चुके हैं। समांतर क्रम में है, ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है। हमने समांतर क्रम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, C इज इक्वल टू सी डैश प्लस C1, C इज इक्वल टू सी डैश प्लस C1। तो C इज इक्वल टू सी डैश कितना है 3 और C1 कितना है 2। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 5 माइक्रोफैरड। ये और आसान हमारा काम हो गया, और आसान हमारा काम हो गया। आंसर आई बात समझ में? तो इस टाइप से आप लोग जो है क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन को देख करके एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है, समझना है जो बातें हमने करी हैं उनको अप्लाई करना है। क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है, पहले उनको अप्लाई कीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर आप निकालिए। तो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो है ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि ये संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में थे, है ना, इस तरीके से था, C2 यहाँ पे था और C3 यहाँ पे था। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और उसके बाद जब मैंने इनको देखा तो C2 और C3 का एक संधारित्र बन गया, इनकी तुल्य प्रतिरोधकता C1 के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये C1 और C डैश मुझे अब कैसे दिख रहे हैं, ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इनकी जो तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता होती है वो दोनों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। तो 3 और 2 5 माइक्रोफैरड आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आप आज यहाँ से कुछ नया सीख कर जरूर जा रहे होंगे। घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।